हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो उसके मद्देनजर रखते हुए ये थोड़ा सा कष्ट करना पड़ा और कष्ट के लिए खेद है। चलो कोई बात नहीं, अब हम इस वीडियो में वो पूरी कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहाँ कम देखो, यदि आपका कॉम्पैक्ट फैक्टर वेरी लो वर्केबिलिटी है, कहने का मतलब वेरी लो वर्केबिलिटी है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो कॉम्पैक्ट फैक्टर होगा 0.70 से 0.80 होगा और स्लैम वैल्यू कितनी होगी 0 से 25 mm। ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा। ठीक है, ये रोड पेमेंट वाइब्रेटिंग कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। दूसरा क्या है आपका लो कंक्रीट, लो वर्केबिलिटी वाला, इसकी कॉम्पैक्ट फैक्टर कितना है 0.80 से लेके 0.85 तक और स्लम वैल्यू है 25 से लेके 50 mm तक इसकी स्लम वैल्यू आएगी। जो मास कंक्रीट और फाउंडेशन के लिए यूज किया जाता है, जो इसको बोलते हैं किस टाइप की वो होगी ये कंक्रीट, स्टिफ प्लास्टिक। तीसरा है मीडियम, मीडियम में कॉम्पैक्ट फैक्टर है 0.85 से लेके 0.92 तक, इसकी स्लम वैल्यू आती है 50 से 100 mm। जो ज़्यादातर हम यूज करते हैं बीम स्लैब कॉलम्स में, इसको बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है, ये बेस्ट है कायदे माना जाए, ये भी ठीक है और सबसे बेस्ट इसको मानेंगे। कोई नहीं, चलो चलते। और हाई वर्केबिलिटी का मतलब है इसमें कॉम्पैक्ट फैक्टर आएगा 0.92 से लेकर 0.95, ये 100 mm से लेकर 150 mm तक इसमें स्लैम वैल्यू आएगी। ये थिन सेक्शन होगा, कंजेस्टेड रेनफोर्स्ड एरिया में यूज करते हैं। इस कंक्रीट कैसे हो जाएगी, इसमें फ्लो हो जाएगी, इसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा मिल जाएगी। ठीक है, अब तीसरा आता है बी कंसिस्टोमीटर। इसमें क्या है, हम टेस्ट करते हैं कि मेजर वर्केबिलिटी ऑफ वेरी लो टू लो स्लम कंक्रीट। ठीक है, इसमें टाइम टेकन फॉर कंक्रीट टू चेंज फ्रॉम स्लम शेप टू सिलेंड्रिकल शेप अंडर वाइब्रेशन इज कॉल्ड बीबी डिग्री। इसमें हम टाइम टेकन के हिसाब से स्लम शेप को करते हैं। देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं है, ये आपका स्लम वैल्यू है। ठीक है, इसमें कंक्रीट भरते हैं, हम कंक्रीट भरते हैं, कंक्रीट भरने के बाद इसको हम उठाते हैं और हमारा कंक्रीट तो भरा रहता है इसमें, कंक्रीट तो हमारा इसमें स्लम कौन में है, देखो इसमें। ठीक है, ये है स्लम कौन, और स्लम कौन किसके ऊपर रखा है, बीबी टेबल के ऊपर, वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर। ये क्या है, कंटेनर है, ये कंटेनर में रखा है स्लम कौन। और स्लम कंटेनर, देखो जो टेबल है वाइब्रेटिंग टेबल है, उसके ऊपर क्या है, कंटेनर है रेक्टेंगल शेप का, और उसी के अंदर रखा है स्लम कौन। हम जब स्लम कौन को उठाते हैं तो हम वाइब्रेटिंग टेबल को चालू करते हैं और हम ये देखते हैं कितनी टाइम ले रहा है वो फैलने में, तो वही है आपका। ठीक है, तो देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जितनी ज्यादा आपकी वर्केबिलिटी होगी उतनी कम आपकी बीबी क्वांटिटी होगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा इसमें स्लम वैल्यू होगी तो जितनी ज्यादा वीबी क्वांटिटी आएगी इतनी कम उसकी स्लम वैल्यू होगी। कहने का मतलब ये है, ये वाइब्रेटिंग टेबल है, ये कंटेनर है, ये स्लम कौन है। ठीक है, यही है। ठीक है, इसमें करते क्या है, इसमें बेटा कुछ नहीं, बस वही है कि कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, फैलने में। अब देखो, जहां वर्केबिलिटी एक्सट्रीम ड्राई कंक्रीट होगी उसमें बीबी टाइम उसको 32 से 18 सेकंड लगेंगे उसको फैलने में। स्लैम वैल्यू बिल्कुल नहीं, कॉम्पैक्ट फैक्टर बिल्कुल नहीं, एक्सट्रीमली ड्राई है वो, मतलब वर्केबिलिटी वो सबसे ज्यादा है उसकी, सबसे सबसे कम है वर्केबिलिटी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वेरी स्टिप में 18 से 10 सेकंड में वह फैलने लग जाएगी बिल्कुल, और 0.70 में इसकी कॉम्पैक्ट फैक्टर आएगी और ये वर्क वेरी लो होगा। ठीक, स्टिप वर्केबिलिटी में 10 से 5 सेकंड में वह फैलेगी और इसमें 0 से 25 में स्लम वैल्यू आएगी, इसमें 0.75 होगी, ये लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है। स्टिप में 5 से 3 सेकंड में, प्लास्टिक में 0 से 3 सेकंड में, और इसमें फ्लो करने लग जाएगा 2 सेकंड से पहले ही वो फ्लो कर जाएगा। तो इसमें हम
वेरी फ्लो से कैसे कर सकते हैं। अब है फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट ये है मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी ऑफ फ्लो टेस्ट। द मेजर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट विद वेरी हाई स्लम्प एंड इट इज लैब टेस्ट। ये वेरी हाई स्लम्प टेस्ट को नापता है ये, और ये लैब टेस्ट है। जब कंक्रीट हमारी सबसे ज्यादा फ्लूइड हो स्लम्प टेस्ट में, तो हमारे स्लम्प टेस्ट में नहीं दिखाता लेकिन इसमें दिखाता है, ठीक है। इसमें बाय दिस टेस्ट कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस, सेग्रीगेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कैन बी ऑब्टेन्ड। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सेग्रीगेशन भी बताता है इसमें, ओके। इसमें फ्लो टेबल होती है 750 mm डायमीटर की, स्लम कोन होती है 100 mm, 200 mm, 300 mm के वो वाला कोन। और आजकल न्यू मोलेड का साइज आ रहा है, स्लम वो आ रहा है, तो जिसमें 170 इंटू 250 इंटू 220 mm का हो रहा है। टेम्पिक रोड होती है जिसका वेट होता है 16 kg। अच्छा, इसमें क्या है, हम इसको भरते हैं जैसे स्लम कोन में भर रहे थे ऐसे भर रहे हैं, और इसे हम फ्लो टेबल के बीच में भरते हैं। फ्लो टेबल के बीच में इसको स्लम कोन को रखते हैं और भरते हैं। भरने के बाद उसमें से जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है उसको निकालते हैं, फिर धीरे से उसको उठाते हैं, और उठाने के बाद ये फैलता है, ठीक है। और इसको हम सेकिंग करते हैं, मतलब हिलाते हैं, और हम ये देखते हैं कितनी देर में वो फैला है और कितनी दूर तक फैला है, ये मेजरमेंट करते हैं। आइए बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्लेस करना है फ्लो टेबल को लेवल सरफेस पे, ठीक है, और सेंटर में स्लम कोन को रखना है टेबल के ऊपर, और फिल करना है फ्रेश कंक्रीट को 2 लेयर्स में। यदि आपकी स्लम कोन आपका 200 mm का तो 100 mm के लेयर पर रखेंगे। यदि 3 mm का है तो 3 लेयर में बनना है तो फिर ठीक है 60 mm भरते हैं, और 25 बार उसको रॉड से ईच लेयर में टेम्प करते हैं, फिर उसको उठाते हैं और उसको 15 बार 15 सेकंड में सेकिंग करते हैं। कितना? 12.5 mm, मतलब एक सेकंड में एक बार हो गया, एक सेकंड में हम 12.5 mm ऊंचा उठाते फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर एक सेकंड में उठाते फिर उसको छोड़ देते हैं। 15 बार करना है और 15 सेकंड में ही, और कितने ऊंचा उठाना है? 12.5 mm तक। और मेजरमेंट करना फाइनल कितना फैला है हमारा कंक्रीट 6 डायरेक्शन में, और वेरिएशन उसकी कम से कम 5 mm के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनल डायमीटर अपॉन 250 इंटू 100, ये आपका फ्लो परसेंटेज आ जाएगा। फ्रेश कंक्रीट रिव्यूल ट्रांस लाइक सेग्रीगेशन टेंडेंसी, ठीक है, ये सेग्रीगेशन को भी बताता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लो यदि 50% से ज्यादा है तो उसमें क्या होगा? लो वर्कबिलिटी है, और ये सुटेबल नहीं है फ्लो टेस्ट के लिए, ठीक है। 50 से 100 के बीच में ये मीडियम है, ये पंपिट कंक्रीट है। 100 से ज्यादा है तो ये हाई सेल्फ कंपैक्ट कंक्रीट है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके है। अब कैली बेली टेस्ट मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी, इसमें हम क्या करते हैं? ए फील्ड टेस्ट हाउ टू मेजर वर्क फ्रेश कंक्रीट इज, कुछ नहीं है, हम साइड पे जाते हैं, इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। क्या है? एक मेटल बॉल होती है जो 15 सेंटीमीटर की होती है, जैसे ये है, और उसकी वाइड 13.5 kg उसकी वाइड होती है वेट में, और फ्रेश कंक्रीट में उसको ड्रॉप करते हैं, और कितनी देर में वह कंक्रीट में घुस पा रहा है, डेंट हो पा रहा है, इंडक्शन हो पा रहा है, तो वो उसकी वर्कबिलिटी को शो करता है, ठीक है। जैसे कि ये कुछ नहीं है, ये स्टैंड है, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर का इसमें कैली बेली ये है, और इसका हेमिस्फीयर कितना है? मतलब कितना? 13.6 kg, 13.6 kg। और ये ग्रेजुएट स्केल है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इसमें आएगा, ये हैंडल है, ठीक है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इतना इसमें स्केल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं 139 ये देखो कंक्रीट में ही साइड पर ही हम इसको कर रहे हैं, देखो इसमें कंक्रीट है, इसको हम ग्रेजुअली कर रहे हैं। ये आईएस कोड को फॉलो नहीं करती, ठीक है, ओके। ये लार्ज अमाउंट ऑफ कंक्रीट, इसे लार्ज अमाउंट में कंक्रीट में यूज करते हैं, इसे हम यूज नहीं कर सकते थिन कंक्रीट सेक्शन में, और ये बहुत जल्दी हो जाता है फील्ड टेस्ट, ये मोस्ट एक्यूरेट है स्लम टेस्ट के मुकाबले, ठीक है। वेरी लो टू लो वर्कबिलिटी किसमें? बीबी टेस्ट में बताता है, ठीक है, जिसमें ये ड्राई स्टीफ कंक्रीट और ठीक है सब चीज बता देता है।
किसमें? बीबी टेस्ट में। लो टू मीडियम वर्केबिलिटी बताता है आपका कॉम्पैक्ट फैक्टर में, ठीक है, लो टू मीडियम। और वेरी लो टू लो वर्केबिलिटी, ठीक है। उसमें वीबी टेस्ट में हम क्या क्या है, फ्लो टेबल पर रख देते हैं, टेबल वाइब्रेट करने लगता है, हम ये देखते हैं कितने टाइम में वो फैल रहा है। कंपैक्टिंग में वो होता है तीन दो आपके एक प्रकार से वो होते हैं, कौन कौन टाइप होते हैं जिसमें हम कंक्रीट को डालते हैं, उसको बोलते हैं हॉपर। हॉपर में डालते हैं, हॉपर में डालने के बाद वो फिर सिलेंडर में आता है, कंपैक्टिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। स्लैम टेस्ट में तो हम ये करते हैं कि 100 mm डायमीटर का होता है वो बोला ना, उसको ऊपर वो उठाते हैं। ये मीडियम टू हाई है। और हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटी हमारी फ्लो टेबल है, इसमें हम मेजर करते हैं कि वो कितना फैल रहा है हमारा कंक्रीट। ओके, अब आते हैं हमारे क्या, एक मिनट, 149 139, अब आते हैं 140 141 एडमिक्सचर। अब एडमिक्सचर जो है वो हमारी कंक्रीट में मॉडिफाई करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, इम्प्रूव परफॉर्मेंस को, ठीक है। ओके, दो प्रकार के एडमिक्सचर होते हैं, एक तो केमिकल, दूसरा मिनरल। केमिकल वो होते हैं जो हम कंक्रीट को मिक्सिंग के दौरान ऐड करते हैं, मिक्सिंग के दौरान हम ऐड करते हैं। मिनरल वो होते हैं जब हम सीमेंट को ग्राइंडिंग करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम उसको मिलाते हैं एडमिक्सचर को। अब आते हैं केमिकल एडमिक्सचर, जैसे प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, है ना, ये होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इंप्रूव वर्केबिलिटी को करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग वाटर। पानी को बिना मिलाए ये क्या करते हैं, कंक्रीट में जो पहले से बॉन्डेड वाटर है उसको हम हमारे बॉक कंपाउंड में रिएक्शन में काम ले लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, ठीक है। एसिलेटर क्या है, ये स्पीड बढ़ाता है हमारी सेटिंग की, और जल्दी जल्दी रिएक्शन होती है, और जल्दी जल्दी रिएक्शन के कारण ये आईएसटी इसका बहुत ही कम समय में हो जाता है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ओके, और रिटार्डर ये सेटिंग टाइम को बढ़ाता है यूजफुली हॉट वेदर में, ठीक है। हॉट पर गर्मियों में सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन होती है, तो इस कारण हम रिटार्डर भी यूज करते हैं, जैसे कि जिप्सम। एयर एंटेन भी यूज करते हैं, जैसे कि एयर बबल्स इंप्रूव फ्रोस्ट रेजिस्टेंट। ओके, मिनरल एडमिक्सचर कौन कौन से हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग के सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मिला रहे हैं। मिनरल एडमिक्सचर जो है, सम सीमेंट इन कंक्रीट फ्रॉम 10 से 70% टू मेक स्ट्रोंगर एंड मोर इको फ्रेंडली, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि इसमें प्लोजन आना, ये रिएक्ट करता है लाइम के साथ और सीमेंट के साथ, और ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। सुर्खी, ये बर्न्ड क्ले पाउडर होती है जो इंप्रूव करती है ड्यूरेबिलिटी को और रिड्यूस वाटर एजेक्शन इन मोटर एंड कंक्रीट, ठीक है। ऐसे आएंगे, अभी मिनरल है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जैसे, हाँ, आपकी स्टील में से जो स्लैग निकलती है उसमें, जैसे इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम स्टील प्लांट एंड इनहेंस स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड केमिकल रेजिस्टेंट। फ्लाइज ये फाइन प्रकार का ग्रे पाउडर होता है जो कि कोयला के प्लांट से निकलता है, जिससे हमारे कंक्रीट में इंप्रूव वर्केबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ होती है। सिलिका फ्यूम, ये अल्ट्रा फाइन डार्क पाउडर होता है जो सिलिकॉन इंडस्ट्री से निकलता है। GGBBS, ये व्हाइट पाउडर फ्रॉम स्टील स्लैग, ये व्हाइट पाउडर होता है, स्टील स्लैग होता है जो हमारी एक प्रकार से, ये एक प्रकार के ग्रेनुअल ग्रांट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, ठीक है। राइस का भूसा, ये भी हमारे काम आता है। मेटाकोलिन, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, मेटाकोलिन के नाम से तो बहुत आया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मिनरल है। पहला आपका क्या है, उसको और डिटेल से पढ़ते हैं। प्लास्टिसाइजर, ये क्या करता है, हमारे सीमेंट पे 0.1 से लेकर 0.4 मिलाते हैं सीमेंट वेट के अनुसार। ये क्या करता है, हमारी प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करता है फ्रेश कंक्रीट में। जैसे कि हमने सीमेंट में पानी नहीं है, हम किसी कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर पानी की कम मात्रा है, हम पानी नहीं मिला सकते, पानी नहीं है वहां पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीमेंट के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को तोड़कर बॉन्ड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। कम से कम ये 10% रिड्यूस वाटर रिक्वायर्ड कर देता है। यदि हमें सीमेंट में बॉक, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीमेंट में हम रिएक्शन करने के लिए 35 समथिंग उसको 35% वाटर चाहिए,
लेकिन यदि हम 35% नहीं यूज कर पा रहे, है ना, यदि 35% में से उसका 10% पानी कम है तो हम इस प्लास्टिसाइजर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम ये रिड्यूस कर देता है हमारे रिएक्शन में पानी के, मतलब ये 10% पानी नहीं मिला सकते हम रिएक्शन करने के लिए। 35% से 10%, जैसे 35% होता है ना पानी मिलाने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, बॉक कंपाउंड के लिए, तो उस रिएक्शन को यदि हम, हमारे पास 35% पानी नहीं है, 100% सीमेंट को पानी मिलाने के लिए 35% पानी चाहिए, नदी नहीं है किसी कारणवश, तो हम प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं। इससे यह है कि 10% ये हमारी पानी को इंप्रूव कर देता है। ठीक है, ये क्या, हाँ, तो प्लास्टिसाइजर जो है वो हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए जितना पानी चाहिए उससे 10% ये कम कर देता है पानी। ठीक है, कई ऐसी जगह होती हैं जहां पानी की संभावना नहीं होती, कम पानी हम मिलाते हैं, तो ये इसमें हम प्लास्टिसाइजर मिला देते हैं तो वह पूरी कर देता है। अब 145, वाई यूज प्लास्टिसाइजर, क्यों यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर? देखो, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये वाटर है, सीमेंट मॉलिक्यूल के बीच में फंसा हुआ है, बॉन्डेड वाटर। ये क्या करता है प्लास्टिसाइजर, इस वाटर जो बंधा हुआ है सीमेंट के मॉलिक्यूल के चारों तरफ से, ये फ्री कर देता है वाटर को। ठीक है, ये क्या कर देता है, फ्री कर देता है। तो देखो यही है कि बेटर प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन, प्लेसमेंट और कंपैक्शन अच्छी करता है, और रिड्यूस सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग करता है। आइडियल फॉर मॉडरेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यूजफुल इन हॉट वेदर कंक्रीट वेयर वाटर लॉस इज रैपिड, जहां वाटर लॉस ज्यादा रैपिड लॉस होता है, जहां पर पानी की लॉस होने की संभावना ज्यादा होती है, अधिक होती है, वहां पर फ्री वाटर जो है उसको निकाला जाता है। ये क्या करता है प्लास्टिसाइजर, जो फ्री वाटर है, जो आपके ऊपर कम से कम 23% और 15% जो हम लेते हैं टोटल, मतलब 35% पानी लेते हैं ना केमिकल रिएक्शन सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए, तो जो जो फ्री वाटर है उसको उसमें से ले लेता है पानी को, और ये सीमेंट के रिएक्शन में काम में ले लेता है। कॉमन एग्जांपल है लिग्नोसल्फेडिक एसिड, हाइड्रोलैक्टिक कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ये आपके क्या है, प्लास्टिसाइजर है। दूसरा है सुपर प्लास्टिसाइजर। देखो सुपर प्लास्टिसाइजर का मतलब है कि इसमें पहले तो उसमें प्लास्टिसाइजर में 10% रिड्यूस हो रहा था वाटर, इसमें 20 से 25% हो जाएगा। ये कितना हम यूज करते हैं, 1 से 4%, 1 से 4% लेते हैं सीमेंट वेट का। और सुपर प्लास्टिसाइजर आर हाई रेंज वाटर रिड्यूस दैट सिग्निफिकेंटली improve the flowability of concrete without increasing water content। ऐसा है कि हम इससे इंप्रूव करते हैं फ्लोएबिलिटी को और विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट। हम पानी को ना इंक्रीज करते हुए भी, हम पानी में, हमें सीमेंट में पानी ना मिलाते हुए भी, हम सीमेंट में से जो फ्री वाटर है उसको लेकर यूज कर उसमें बॉक कंपाउंड में रिएक्शन में काम में लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सल्फोएटिक नेप्थलीन, फॉर्मेलाइड कंसेंट SNF और सल्फोनेटिक मेलामाइन फॉर्मेलाडाइड। एक SNF और SMF ये आपके सुपर फर्टिलाइजर के कॉमन एग्जांपल थे। ओके, क्या है, प्रोड्यूस फ्लोइंग कंक्रीट विद हाई परकेबिलिटी। ओके, एक्शन इज सिमिलर टू प्लास्टिसाइजर, जो इसका एक्शन है सुपर प्लास्टिसाइजर का बिल्कुल प्लास्टिसाइजर की तरह है, बस इसमें क्या है, बहुत उससे ज्यादा पावरफुल है प्लास्टिसाइजर से। इसमें रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट 20 से 40% हो जाती है, और हेल्प करता है ये हाई स्ट्रेंथ और डेंस कंपैक्शन को। ठीक है, ठीक है। अब 148 एग्जाम्पल क्या है, पॉलीकार्बोनेट एथर, मोस्ट एडवांस टाइप। ठीक है, और
मॉडिफाई लिग्नोसल्फेट, ये कुछ एग्जांपल हैं सुपर प्लास्टिसाइजर के। अब है रिटार्डर। रिटार्डर 2.5 से 3% ऑफ सीमेंट वेट, 2.5 से 3% ऑफ सीमेंट वेट, ठीक है, यूज करते हैं। रिटार्डर जो है वो केमिकल एडमिक्सचर है और ये स्लो डाउन करता है हाइड्रेशन रिएक्शन को बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। जो सीमेंट और वाटर के बीच में हाइड्रेशन प्रोसेस होती है उसको स्लो कर देता है, देयर बाय डिले द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, ये टाइम ऑफ कंक्रीट को कर देता है। फंक्शन स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट एंड वाटर, ये स्लो डाउन कर देता है केमिकल रिएक्शन को सीमेंट और, ये तो मैंने बता दिया। इंक्रीजिंग सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। डिले इनिशियल सेट स्ट्रेंथ गेन, ठीक है। हेल्प इन हॉट वाटर कंक्रीट एंड लार्ज पोर्स, ओके। अब यूजफुल, इसे यहाँ यूज करते हैं जहां मास कंक्रीट का इस्तेमाल होता है और वहां पर ये कोल्ड जॉइंट से बचाता है। और ये ट्रांसपोर्ट कंक्रीट में भी करता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस हो, यदि हमें पता है कि 30 से 90 मिनट में कंक्रीट सेट हो जाता है, हार्ड हो जाने लग जाता है, प्लास्टिसिटी लूज करने लग जाता है, तो उससे बचने के लिए हम इसे यूज करते हैं। प्रिवेंट प्रीमेच्योर सेटिंग ड्यूरिंग प्लेसमेंट, ठीक है। कॉमन एग्जांपल कौन कौन से, सेलुलोज, शुगर, लिग्निन, फॉस्फेट, टेट्रिक एसिड, ये आपके कॉमन एग्जांपल हैं। और दीज कंपाउंड इंटरफेयर द अर्ली हाइड्रेशन C3A और C3S, एक्सटेंड द वर्केबल टाइम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये वही है, एक प्रकार से स्लो डाउन। एसिलेटर, एसिलेटर आपने सुना होगा कि गाड़ी हम चलाते हैं तो एसिलेट करना एक प्रकार से, तो एसिलेट का मीन्स क्या है कि गाड़ी की गति को तेज करना। एसिलेट का मीन्स है मतलब किसी भी चीज की गति को या प्रोसेस को तेज कर देना। तो इसमें भी क्या है, जो हमारा सीमेंट है वो आपका कंक्रीट है, ठीक है, तो वह स्लो डाउन रिएक्शन कर रहा है। हमको चाहिए 10 से 20 मिनट में वो स्ट्रेंथ गेन कर ले और वो हार्ड हो जाए, लेकिन होता प्रॉपर कम से कम ये IST उसकी होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 30 मिनट से 90 मिनट, लेकिन हम चाहते हैं और जल्दी हो जाए। तो एसिलेटर क्या है, एसिलेटर एक केमिकल एडिटिव, क्या है, एडिटिव है, डेट इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को, और ये अलाउ करता है कंक्रीट को सेट एंड गेन स्ट्रेंथ फास्टर, ओके। कोल्ड और वेदरिंग कंक्रीट, इसको कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट में भी यूज करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोल्ड मतलब सर्दियों में हमारी केमिकल रिएक्शन स्लो होती है और गर्मियों में बहुत तेजी से सेट हो जाता है हमारा कंक्रीट, ठीक है। अब क्या है, एसिलेटर के एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ हम देते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्शन, इमरजेंसी रिपेयर में काम आता है, फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। एग्जाम्पल हैं कैल्शियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब आते हैं एयर इंटीरियर। एयर इंटीरियर, एयर बबल्स हम यूज करते हैं इसमें, कम से कम एयर बबल्स, आप कहते होगे सर एयर बबल्स तो हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को घटाता है और हम कंपैक्शन इसमारे करते हैं कंक्रीट में, या कंपैक्शन इसमारे करते हैं क्योंकि यदि हमारे कंक्रीट में 1% एयर है, वॉइड है, तो वो हमारे कंक्रीट की 5% स्ट्रेंथ को कम कर देता है, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर सर ये आप एयर बबल्स क्यों यूज कर रहे हो, एयर बबल्स हम इसमारे यूज करते हैं क्योंकि ये जो एयर वॉइड होते हैं उससे पतले होते हैं, उससे बारीक होते हैं, उससे फाइन होते हैं, उनसे साइज से बहुत कम होते हैं, उनका साइज 5 माइक्रोन से लेकर 80 माइक्रोन तक होता है। देखो अप्रोक्स इसको 3 से 6% सीमेंट वेट के हिसाब से, जितना सीमेंट वेट होगा उसके 3 से 6% हम यूज करेंगे। एयर इंटीरियर आर केमिकल एडमिक्सचर, ये केमिकल एडमिक्सचर है और यह है कंक्रीट में माइक्रोस्कोपिक एयर बबल्स को यूनिफॉर्म करता है हमारे मिक्स में। ये बबल्स आर स्टेबल एंड रिमेन हार्ड कंक्रीट। अब देखो क्या है, ये हमारे कंक्रीट में जो वॉइड है
उन एयर को फिल करने के लिए एयर डाल देते हैं, बबल डाल देते हैं, एयर बबल, ठीक है, जो बहुत ही छोटे होते हैं। एयर इंप्रूव वर्केबिलिटी, लेकिन बट 1% एयर कैन रिड्यूस कंक्रीट रेजिस्टेंट अबाउट 5%। मैंने आपको बता दिया कि 5% रिड्यूस कर देता है। देखो, न्यूट्रलाइज विस्लोन रेजिन, वुड रेजिन, सिंथेटिक्स डिटर्जेंट, मतलब फेना, सर्फ, ये सब चीज हम यूज करते हैं एयर इंटेरियर्स के लिए। फैटी एसिड और देयर सोल्ट और एनिमल्स, वेजिटेबल फैट्स, एल्यूमिनियम पाउडर, ऑलिव ऑयल, सल्फोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईटीसी, हम ये सब यूज करते हैं हमारे एयर इंटेरियर उसके लिए। ये क्या करता है? रिड्यूस ब्लीडिंग एंड यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ये सेग्रीगेशन से बचाता है, ये अवॉइड करता है सेपरेशन को, ये फ्रीजिंग और थॉइंग रेजिस्टेंट है ना, और एयर वॉइड प्रोवाइड द स्पेस ऑफ वाटर एक्सपेंड द व्हेन फ्रोजन। ओके, मतलब क्या है? फ्रीजन थ्रोइंग का मतलब यह है कि सीमेंट आपने देखा होगा या लोहा आपने देखा होगा, गर्मियों में फैलता है और सर्दियों में सुकड़ता है, तो फ्रीजिंग थ्रोइंग वही प्रॉपर्टीज है ना। तो ये उसको भी रोकने का काम करता है एयर इंटीरियर, ठीक है, और रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेस ऑन क्रैकिंग से ही बचाता है। ओके, 157। अब आता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में हम ये देखना चाहते हैं, देखो क्या है, सीधा सीधा मतलब है लाइफ बढ़ाना, एज बढ़ाना। कंक्रीट इज कंसिडर्ड ड्यूरेबल इफ इट परफॉर्म, कंक्रीट जो है कंसिडर करता है ड्यूरेबल परफॉर्म को, इट इंस्टेंट फंक्शन थ्रू आउट डिजाइन लाइफ, उसकी डिजाइन लाइफ को बढ़ाना, विदाउट सिग्निफिकेंट डिटोरेशन, है ना, बिना किसी उसके डिटोरेशन के वह ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। देखो ड्यूरेबिलिटी पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, या हम कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी पर क्या क्या प्रभाव आते हैं, कारक क्या क्या है। परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी अलाउ वाटर, ठीक है, हार्मफुल केमिकल टू पेनिट्रेट कॉजिंग डैमेज, यदि हायर परमेबिलिटी है तो वाटर आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा, जिससे हमारे केमिकल भी पेनिट्रेट भी हो जाएंगे और डैमेज होने के ज्यादा चांस है। तो परमेबिलिटी भी ड्यूरेबिलिटी पर आपकी इफेक्ट डालती है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिपीटिंग साइकिल एंड क्रैक कंक्रीट ड्यू टू एक्सपेंशन एंड ट्रैप वाटर। ओके, सल्फेट अटैक ड्यूरेबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। सल्फेट फ्रॉम सॉइल ऑन वाटर रिएक्ट टू सीमेंट पेस्ट लीडिंग टू एक्सपेंशन एंड क्रैकिंग, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीमेंट में हमने देखा था 127% ये वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है, इसलिए हम सल्फेट अटैक से बचने के लिए C3 की क्वांटिटी को कम करते हैं। एसिड और ऑयल्स, एसिड और ऑयल्स भी हमारे ड्यूरेबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन डिहाइड्रेट केमिकल मैट्रिक्स एंड सरफेस। ओके, सीवेज तो डालेगा ही क्योंकि सल्फेट अटैक है, उसमें क्या है H2S है और बैक्टीरिया की वजह से होता है। और फ्रोज एक्शन, फ्रीजिंग और थॉइंग स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट में सरफेस जो है वो आपका होता है। ओके, 159 पहला है आपका। अब चलते हैं डिफेक्ट पर, 158। अब है डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट। पहला क्रैक्स, कॉजिंग ऑफ क्रैक्स यूज फॉर अनसाउंड मटेरियल, फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल्स। थर्मल इफेक्ट, मतलब हम अनसाउंड मटेरियल जो होते हैं, जो फ्रोजिंग और थॉइंग के कारण होते हैं, उनके कारण, थर्मल इफेक्ट के कारण, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट के कारण, या मतलब किस किस के कारण हमारे क्रैक्स आते हैं। देखो, अनसाउंड मटेरियल की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं, फ्रीजिंग एंड थॉइंग की वजह से आ सकते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से आपके क्या क्रैक आ सकते हैं, इनप्रॉपर क्योरिंग की वजह से क्रैक आ सकते हैं, स्ट्रक्चर ओवरलोड की वजह से और सेटलमेंट की वजह से क्रैक आ सकते हैं। इम्पैक्ट क्या है? रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर इंटरनिटी, मतलब ये हमारी ड्यूरेबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। ड्यूरेबिलिटी जो यदि ये कम कर देता है और स्ट्रक्चर इंटरनिटी को भी कम कर देता है। मे लीड टू वाटर इनएज कोरेजन ऑफ रेनफोर्समेंट एंड लॉन्ग टर्म डैमेज, मतलब कि ये हमारे लॉन्ग टर्म डैमेज कर देता है, ठीक है, और कोरेजन को भी
कोरिजन भी कर देता है हमारे सरिया में। क्रैक होंगे तो भाई जाहिर सी बात है आसानी से पानी भी जा सकता है, एयर भी जा सकती है। देखो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्रैक की विथ 0.1 mm से लेकर 0.3 mm तक, डिपेंडिंग ऑफ एक्सपोजर कंडीशन और स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं 0.1 से लेकर 0.3 mm तक। दूसरा डिफेक्ट है क्या, एम्फ्लोरेंस। एम्फ्लोरेंस जैसे कि आप देखते हो कि ईंटों के ऊपर सफेद सफेद धब्बे लग जाते हैं, या सीमेंट के प्लास्टर करने के बाद ये देखो सफेद सफेद ये व्हाइट पेचेस बन जाते हैं, तो वही है एम्फ्लोरेंस। एम्फ्लोरेंस इज द अपीयरेंस ऑफ द व्हाइट powder of flaky patches of the surface of concrete. Okay, it occur when water soluble salt, okay, migrate to the surface of crystalline after evaporation, cause excess water in concrete or exposure to rain. Okay, मतलब ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर हो जाएगा तो इससे भी हो सकता है, और रेन के कारण भी हो सकता है, पुअर ड्रेनेज की वजह से हो सकता है, क्यूरिंग प्रैक्टिस की वजह से भी हो सकता है, हाई परमोलिटी के कारण हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीमेंट में भी और आपके ब्रिक्स में भी ऐसे कुछ वाटर सोलेबल सॉल्ट होते हैं जो क्रिस्टलाइन कर देते हैं आफ्टर इवेपोरेशन। तीसरा क्या है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इफेक्ट है, सेग्रीगेशन रेफर टू सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट। सेग्रीगेशन का मतलब है कि सीमेंट पेस्ट भी अलग हो जाए, फाइन एग्रीगेट भी अलग हो जाए, कोर्स एग्रीगेट भी अलग हो जाए आपके सीमेंट फ्रेश कंक्रीट से। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाए, इफेक्टिंग स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। किस कारण होता है, यदि हम ज्यादा हाइट से फेंक देते हैं अपने कंक्रीट को तो उस कारण भी हो सकता है। भाई हम सब जानते हैं कि उसमें सूट होना जरूरी है, विदाउट प्रॉपर सूट के कारण भी होता है यदि हम ज्यादा हाइट में फेंक देते हैं तो। ओवर वाइब्रेशन के कारण भी, कंपैक्शन के कारण भी सेग्रीगेशन होता है। इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन की वजह से भी, हैंडलिंग एरर, ट्रांसपोर्टर एंड प्लेसमेंट, टू मच वाटर इन मिक्स के कारण भी होता है। ओके, इस कारण ये होते हैं इफेक्ट सेग्रीगेशन के। जैसे कि ये है कि फॉर्मेशन ऑफ हनीकॉम्ब हो जाएंगे, वॉइड आ जाएंगे, वीक जोन हो जाएगा, हार्डनेस कंक्रीट, रिड्यूस बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी कंक्रीट और पेस्ट के बीच में, पुअर सरफेस फिनिशिंग एंड ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। IS 456 के हिसाब से ओल्ड था 1 मीटर, हम 1 मीटर की हाइट से फेंकना चाहिए हमें इसे, और IS 456 2000 से 1.5 मीटर की हाइट तक फेंक सकते हैं हम। इससे ज्यादा फेंकेंगे तो सेग्रीगेशन होगा। पुअर मिक्स मीन्स डिजाइनिंग, एक्सिस वाइब्रेशन, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड पंप स्लम 10 mm से कम यदि स्लम हो, मैक्सिमम हाइट प्लेसिंग इज 150 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कुछ पहले भी चीज बता देती। डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट इज ब्लेडिंग। ब्लेडिंग में क्या है, इसमें आपका जो वाटर है वो सरफेस पर दिखाई देने लगता है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, ऊपर आ जाता है सरफेस के, ठीक है ना। और किस कारण होता है, यदि हम वाइब्रेशन ज्यादा यूज कर रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा कर रहे हैं, पुअर मिक्स रेशियो है, ओवर वर्किंग है, तो इस कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ वीक सरफेस लेयर बन जाएगी, ठीक है, रिड्यूस बॉन्ड ऑफ लेयर रेनफोर्समेंट हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ क्रैकिंग एंड डस्टिंग के कारण। इससे बचने का यही इरादा है कि ओवर वाइब्रेशन ना करें, है ना, ब्लीडिंग रिड्यूसिंग एड मिक्सचर मिलाएं, ठीक है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट को प्रॉपर मिक्स किया जाए, यही आपका इंपॉर्टेंट है। एक है लेंटेंग्स। लेंटेंग्स मतलब है कि इसमें पतली सी सीमेंट पेस्ट के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर पतली सी वीक मिल्की पाउडर लेयर बन जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सरफेस पर, ठीक है, फ्रेशली सरफेस पर बन जाती है। इस वाटर सीमेंट एंड फाइन पार्टिकल डेट राइज एंड टॉप ड्यूरिंग सेटिंग। इसमें क्या है, ज्यादा मात्रा में हम पानी मिला देंगे तब हो जाएगा, इम्प्रॉपर फिनिशिंग करेंगे तब हो जाएगा, सेग्रीगेशन के कारण भी हो सकता है, ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है। ब्लीडिंग के कारण जब पानी ऊपर आ जाता है सरफेस के ऊपर तो सूखने के बाद लेंटेंस प्रोसेस भी हो जाती है।
अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में क्या है आपका, देखें, स्ट्रेन स्ट्रेस बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर नॉन लीनियर स्पेशली बियॉन्ड द इलास्टिक रेंज। कंक्रीट बिहेव इलास्टिसिटी अप टू 30 से 40% अल्टीमेट स्ट्रेंथ आफ्टर सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अल्टीमेट फेलियर। ओके, फेल होने से पहले हमें डिफॉर्मेशन तो जो दिखाता है स्ट्रेन स्ट्रेन बिहेवियर है। कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल मीनिंग्स इट फेल सडनली विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। ये अचानक ही फेल हो जाता है और इसमें इससे पहले कोई इसकी चेतावनी नहीं आती। इसमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लिमिटेड एबिलिटी एब्जॉर्ब एनर्जी होती है ना, एक लिमिट तक ही एब्जॉर्ब करता है, फिर अचानक ही टूट जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है इसमें। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट 5700 के होती है, हाँ, आईएस कोड के हिसाब से। एज पर IS 456/2000 शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंप्रेशन इतनी होती है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स FCK को हम FCK को डिनोट करते हैं, लॉन्ग टर्म होती है ये, ठीक है, EC/1 क्रीप कोफिशिएंट, ठीक है। क्रीप क्या है, ग्रेजुअल टाइम डिपेंडेंट कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है जो लोड की वजह से आती है। क्रीप का फॉर्मूला है क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, और ये रेंज होनी चाहिए 1.6 से लेकर 2.0 तक हमारी नॉर्मल कंक्रीट में होती है। और मॉडुलर रेशियो हमारा क्या है, मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला है मॉडल ऑफ स्टील अपॉन में मॉडुलर ऑफ कंक्रीट। और मॉडुलस ऑफ स्टील का वैल्यू होती है 2 × 10⁵ MPa या न्यूटन पर स्क्वायर। एज ऑफ लोडिंग क्यू क्या है इसमें, क्रीप स्ट्रेंथ, ओके। 60 डे में 2.2 168। अब पॉइजन रेशियो भी पढ़ लेते हैं। पॉइजन रेशियो हमारे सीमेंट में कंक्रीट में 0.1 से लेके 0.25 होती है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके SSC के लिए इतना ही है, 169। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, अब आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट होती है कुछ, उनके बारे में पढ़ते हैं। लाइट फॉर्म कंक्रीट, लाइट फॉर्म कंक्रीट बेटा वो होते हैं जिसमें जिसकी डेंसिटी 400 से लेकर 2000 kg/m³ होती है, ओके। रिड्यूस स्ट्रक्चर वेट होता है इनमें, अच्छा, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लाइट वेट में मतलब लाइट वेट होता है इनका, इनकी डेंसिटी पढ़ लीजिए और वेट पढ़ लो, ठीक है। 172 ये ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हम रूफ में, फॉल सीलिंग में, पार्टीशन वॉल में और नॉन लोडिंग बेरिंग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, ओके। 173 एरिएटेड कंक्रीट, एरिएटेड कंक्रीट ये कैल्शियस और सिलिशियस मेटेरियल से बनते हैं। इसमें एयर सेल एंट्रैप करे जाते हैं मिक्सिंग के दौरान। इसमें लाइट वेट होता है, एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन होता है, यूज करते हैं लाइट वेट ब्लॉक में, इंसुलेशन पैनल में, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग में यूज करते हैं, ओके। प्री पैक्ड कंक्रीट, प्री पैक्ड कंक्रीट वो होते हैं जैसे कि इसको हम ग्राउंडेड कंक्रीट, इंस्ट्रक्शन ग्राउंडेड बोलते हैं, कॉलक्रीट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जब हमारा रेनफोर्समेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं वेयर पाइप्स एंड कंडक्टिंग, इस कारण होता है ये मास कंक्रीटिंग, ब्रिजिंग, पियर्स, वेल सेटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग, मोटार डिस्प्लेस वाटर, इन सब की वजह से होता है। एक है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, FRC बोलते हैं, देखो ये मिक्सिंग के दौरान तैयार किए जाते हैं कंक्रीट में। इसमें स्टील, ग्लास, वेजिटेबल फाइबर्स, लाइनोन का यूज़ किया जाता है कंक्रीट के लिए। इंक्रीज डक्टिलिटी, टफनेस आ जाती है। स्टील फाइबर इज यूज्ड इन इंक्रीज द इम्पैक्ट
स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अच्छा, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इंडस्ट्रियल फ्लोर्स में, पेमेंट्स में, टनल्स में, इन सब में यूज़ करते हैं। एक है पॉलीमर कंक्रीट। पॉलीमर कंक्रीट इज ए क्विकली फिक्स्ड डैमेज एयर फिल्ड, ठीक है, ओके। केमिकल और वाटर इज लेस देन नॉर्मल कंक्रीट, ओके। हाई डेंसिटी, इसमें हाई डेंसिटी होगी, जिसकी कितनी कितनी होगी? 3300 लेके 5500, ठीक है, जाहिर सी बात है। बल्किंग ऑफ सेंट, आपको पता है कि रेत को हम गीला करते हैं तो उसमें कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वही है कि द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर फॉर्मिंग फिलिंग अराउंड पार्टिकल, ओके। 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट होता है फाइन सैंड में, ओके। बल्किंग मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंडेंट करती है, बल्किंग फाइनेंस पे भी डिपेंड करती है। 4% पर मॉइस्ट फाइन सैंड में मतलब है कि 38 से 40% बल्किंग हो जाती है, ये सबसे ज़्यादा होती है। और 4% पर कोर्स एग्रीगेट का मतलब ये है कि 18 से 20% हो जाती है बल्किंग। हम इसलिए बल्किंग में कोर्स एग्रीगेट को यूज़ नहीं करते, फाइन एग्रीगेट को करते हैं, क्योंकि 38 से 40% इसमें क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बल्कि ऑक्सीडेंट यही है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना, और ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज भी हो जाता है पानी, ठीक है। देखो ऐसा होता है, कोर्स एग्रीगेट में तो हम इतना इतना इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और मीडियम में इतना, और फाइन सैंड में सबसे ज़्यादा होता है 38 से 40%, ठीक है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट उसको बोलते हैं जो विदाउट रेनफोर्समेंट होती है। इट इज ए मिक्स ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट ऑन वाटर्स, ठीक है। कंक्रीट इज ए बिटर मटेरियल, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन एंड शेयर्स, आल्सो इज मास कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, इजी टू मिक्स एंड प्लेस, फायर रेसिस्टेंट, ड्यूरेबल होती है, वर्केबिलिटी, ओके। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? कॉलम, फाउंडेशन, ग्रेविटी टैंक, फ्लोरिंग, इन सब में यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सीमेंट कंटेंट पर, वाटर सीमेंट रेशियो पर, मिक्सिंग पर, क्यूरिंग पर, और आपके मटेरियल क्वालिटी पर, और सीमेंटेज पर भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम से कम हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 8 से 12% ज़्यादा होती है। शेयर स्ट्रेंथ भी हमारी 8 से 10% ज़्यादा होती है। बेंडिंग स्ट्रेंथ हमारी 20% ज़्यादा होती है, ठीक है। आरसीसी क्या है? इसमें क्या है कि हम स्टील रेनफोर्समेंट मिला देते हैं, ठीक है। सेम हम स्टील क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सेम थर्मल एक्सपेंशन होता है। सीमेंट कोटिंग प्रोटेक्ट्स स्टील एंड कोरेजन, कोरेजन से सही बचाता है हमारे स्टील को। अब है 185, देखो पीसीसी में स्टील हमारा नहीं होता, आरसीसी में होता है। स्ट्रेंथ इसमें स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होती है, इसमें बोथ होती है, कंप्रेशन इन टेंशन में और फेलियर में। बिहेवियर इसमें सडन फेलियर होता है, इसमें ग्रेजुअल फेलियर होता है, इसमें वार्निंग देता है कोलैप्स से पहले। इसमें क्रैक हाई होते हैं, इसमें आरसीसी में मॉडरेट होते हैं। वेट इसमें कम होता है और आरसीसी में ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या रेनफोर्समेंट आ जाती है। इक्विपमेंट हमें इसमें नई ज़रूरत होती है, इसमें हमें ज़रूरत होती है। डिफ्लेक्शन वेरी लो होता है, इसमें हायर होता है। शॉक रेसिस्टेंट मोर होता है, इसमें लेस होता है। अप टू 2100 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, इसमें आरसीसी में यील्ड स्ट्रेंथ 200 से 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। पॉसिबल ड्यूरिंग प्रीस्ट कास्टिंग, नॉट इजीली टेस्टेबल, चीपर फॉर 10 to 18 मीटर स्पेन, और ये चीपर होता है 9 मीटर स्पेन से कम। हम फॉर्म वर्क कब कब कितने दिन में यूज करते हैं? देखो वर्टिकल फॉर्म वर्क जो कॉलम विल्स और उसमें 1 से 2 दिन के लिए हम करते हैं। स्लैब्स में हम 3 दिन के लिए, बीम्स में 7 दिन के लिए। और यदि आपकी स्लैब स्पेनिंग जो 4 से कम है तो 7 डे में कर देते, और 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन तक। स्पेनिंग जो है बीम और आर्च में, अब इस बीम और आर्च में देखते हैं। स्पेनिंग की 6 मीटर से कम है तो 14 दिन में, और 6 मीटर से ज़्यादा तो 21 दिन में हम आपके
फॉर्म वर्क को हटाते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश करी है आप लोगों को कंक्रीट समझाने के लिए, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और कोशिश करेंगे जो हमारी थोड़ी सी भी गलतियां हैं उनको माफ़ कर देना आप, और यदि गलती भी है तो मैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके।